नमस्ते नमस्ते सभी का अजश्री योग पीठ में स्वागत है। आज जैसा कि हम जानते हैं आज जैसा कि हम हमारी जानते योगा हैं और कि संस्कृत की डेमो हमारी क्लासेस हो योगा चुकी हैं। और आज संस्कृत की हमारे डेमो फर्स्ट पेपर क्लासेस की हो चुकी क्लासेस हैं। जो आज हमारे फर्स्ट हमारे पेपर की शुभम सर क्लासेस हैं लेंगे, जो तो हमारे शुभम सर लेंगे। तो आई होप आप लोग एंजॉय करेंगे। आई होप आप लोग एंजॉय ठीक है, करेंगे। शुभम ठीक सर है, स्टार्ट कर शुभम सकते सर हैं सेशन। स्टार्ट कर सकते हैं सेशन। अच्छा ठीक है, आवाज सबको क्लियर है ना? ठीक है। अच्छा, तो अभी हम जैसे लॉजिकल रीजनिंग पढ़ रहे हैं, तो मैं बस एक बार ये पूछना चाहता हूँ कि कौन मतलब हिंदी में और इंग्लिश में मैं दोनों मिक्स करके पढ़ाऊंगा, ठीक है? ठीक है, क्योंकि एक बार मैं आपको इसका ना इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि बेसिकली यूजीसी नेट में जो ये लॉजिकल रीजनिंग का जो पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार आ रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब 2021 से लेके 2023 में अगर आप पीछे के क्वेश्चंस पेपर उठाते हो, तो आपको पता लगेगा कि हर बार रिपीट हो रहे हैं यहाँ से क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे कि मैं आपको सिलेबस के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। ठीक है, एक मिनट रुकिए, मैं जरा कुछ शेयर कर रहा था। एक मिनट। शेयर हो गया होगा। देखिए, सबसे पहले जो हम लॉजिकल रीजनिंग पढ़ने जा रहे हैं, ये हमारा जो पेपर टोटल ये दिख रहा है आपको? जो अभी मैंने एक और चीज शेयर की है, ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। ठीक है, देखिए टोटल जो है फर्स्ट पेपर में यूनिट्स कितनी है? टोटल 10 यूनिट्स हैं। ठीक है, लेकिन उसमें से हम जो ये लॉजिकल रीजनिंग वाला जो पार्ट है, ये यूनिट 6 है। ठीक है, इसके अंदर अगर मैं आपको बताऊं कि इसमें क्या क्या आता है, तो एक मिनट रुकिए। हाँ, यहाँ से देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, सबसे पहला है अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स और आर्ग्यूमेंट फॉर्म्स। देखो, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि जो भी मेरी जो भाषा होगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों होगी। तो आप लोग कंफर्टेबल है ना? मैं पूछना चाह रहा था, एक बार बताओगे सब? एक बार बताओगे? जी 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 कंफर्टेबल। कंफर्टेबल है। ठीक है, तो सबसे पहले है इसमें अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट फॉर्म्स, स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगरल प्रपोजिशन, मूड्स, फिगर्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसी। अच्छा, एक चीज मैं बताता हूँ, ये फॉर्मल और इनफॉर्मल फैलेसी से हर बार क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, और यूजेस ऑफ लैंग्वेजेस, कॉनेशंस एंड डिनोशन ऑफ टर्म्स, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, ये सब है। एनालॉगी क्या होता है? किसी को पता है एनालॉगीज क्या है? अगर कोई बताए। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, सॉरी, कि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं या फिर इससे पहले भी मतलब उन्होंने ये लॉजिकल रीजनिंग पढ़ा है? मैं पूछना चाह रहा हूँ, कोई बताएगा? हेलो। अच्छा, फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ। फर्स्ट टाइम हाँ सर। ठीक है, ठीक है, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि मुझे पता लगे कि मुझे किस तरीके से आप लोगों को पढ़ाना है। कि अगर पहले से पढ़ रखा है तो मैं उसके हिसाब से पढ़ाऊँ। ठीक है, तो सब कुछ नया मतलब। ठीक है, फिर वेन डायग्राम्स आते हैं, इंडियन लॉजिक आता है, मीन्स ऑफ नॉलेज, प्रमाणास, प्रत्यक्ष, ये हम सब ने संस्कृत के उसमें भी पढ़ रखा है। अच्छा, एनालॉगी पता है क्या होता है? कि जैसे कोई दो चर हैं, चर बोले तो वेरिएबल्स है। ठीक है, तो उन दो चरों के बीच में क्या संबंध है, या फिर उन दो वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, कह सकते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, दैट इज कॉल्ड एनालॉगीज। ठीक है, इसको हम एनालॉगीज पढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं उससे भी पहले आपको कुछ बेसिक्स बातें समझाना चाहूंगा। इस सेशन को मतलब इस लॉजिकल रीजनिंग से पहले हम कुछ पढ़ेंगे आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। क्या पढ़ेंगे? आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट बोले तो एक तरीके का स्टेटमेंट होता है, सेंटेंस या वाक्य कह सकते हैं। ठीक है,
और मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा, और जिस बच्चे को नहीं भी समझ में आएगा ना, तो प्लीज आप अनम्यूट करके मेरे को बोल सकते हैं, ताकि मुझे पता रहे कि हाँ आपका भी फीडबैक साथ ही साथ मिलता रहेगा, तो मेरे को भी मजा आएगा। ठीक है। तो देखो, जब हम आर्ग्यूमेंट्स की बात करते हैं, तो जैसे मैंने बोला राम इज मोर्टल। क्या बोला कि राम जो है, मतलब मोर्टल का मतलब क्या होता है यार, कुछ भी ले लो आप। ठीक है, राम इज मोर्टल, श्याम इज मोर्टल, ठीक है, या फिर आप ले सकते हो कि शुभम इज मोर्टल। ठीक है, यानी कि हर कोई क्या है, मतलब जो भी दुनिया है भाई वो मर सकता है। ठीक है ना। तो मोर्टल का मतलब होता है कि मतलब श्याम मर सकता है, शुभम मर सकता है, जो भी है। ठीक है, तो ये एक क्या, ये हमारा आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, और इसमें तीन चीजें होती हैं, याद रखना। एक होता है प्रेमाइस, और एक होता है हमारा क्या बोलते हैं, कॉन्क्लूजन होता है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, एक मिनट ना। देखिए, मैं आपको बहुत इसको ना एक शॉर्टकट से समझा देता हूँ, बहुत आसान से आ जाएगा। आर्ग्यूमेंट बोले तो एक स्टेटमेंट, ठीक है, एक वाक्य जिसको हम कह सकते हैं। ओके, हाँ। और अब क्या होता है कि अलग अलग स्टेटमेंट्स होती हैं, जैसे कि स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, इसी को ही हम प्रेमाइस 1 कह देते हैं और इसी को ही हम प्रेमाइस 2 कह देते हैं। ठीक है, फिर इन्हीं स्टेटमेंट के आधार पर एक हमारा क्या होता है बच्चे, एक कंक्लूजन होता है। क्या होता है, तब हम ये कह सकते हैं कि कोई दो ऐसे वाक्यों के आधार पर एक रिजल्ट मिलता है। ठीक है, रिजल्ट कंक्लूजन। यहां तक बात किस सबको समझ में आई? ये मैंने बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूं। हेलो, जी भैया। हाँ, जैसे कि एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ये तो आपको यहां तक बात समझ में आ गई, एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो और क्लियर होगा। जैसे मैंने बोला, पहला स्टेटमेंट है बच्चे, राम इज मोर्टल। ठीक है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, जैसे श्याम इज मोर्टल। मोर्टल बोले तो मतलब भाई मर सकते हैं। तो इन दोनों स्टेटमेंट से हमने एक कंक्लूजन निकाला। क्या कंक्लूजन निकाला कि भाई सभी आदमी मरते हैं। ठीक है ना, ऑल मैन्स आर मोर्टल। ठीक है, यानी कि मैंने क्या किया, इन दोनों स्टेटमेंट से एक फाइनल रिजल्ट निकाल दिया। यहां तक बात क्लियर हुई? जी भैया। है ना। ठीक है, तो अगर आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई है, तो मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा, क्योंकि आप लोग सब नए तरीके से पढ़ रहे हैं, क्योंकि और मतलब सभी बच्चे नए हैं, तो मैं बिल्कुल बेसिक से आपको समझाते जाऊंगा। अब लॉजिकल रीजनिंग में क्या होता है बच्चे, दो तरीके की रीजनिंग होती है। एक होता है इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, आप सब लिख रहे हो? मैं एक बार ये पूछना चाह रहा हूं आप सबसे। जी भैया। हाँ, देखो, अगर आप मतलब लॉजिकल रीजनिंग की क्लास में आए हो, तो कम से कम अपने साथ पेन और पेपर जरूर लेके बैठो। ठीक है, क्योंकि आप सोचोगे कि अगर मैं स्क्रीनशॉट ले लूं, तो स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलेगा, आपको लिखना भी पड़ेगा साथ में। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आएंगी। मतलब हर क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, अपनी क्लास की बात ही नहीं कर रहा। जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं बड़ी मेहनत करके पढ़ाते हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठो। ठीक है, डिडक्टिव रीजनिंग, तो ये दो तरीके की रीजनिंग हम पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन चलो ठीक है, हम ये पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है ये तो पता होना चाहिए पहले, है ना। तो किसी को पता है इंडक्टिव का मतलब क्या होता है या डिडक्टिव का मतलब? कोई बच्चा हो तो बता सकता है। हेलो, पता है? पूछ रहा हूं मैं आपसे। नहीं पता है तो बोल दो नहीं पता है, मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। कोई भी बोल सकता है। नहीं पता। अच्छा, नहीं पता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
अब देखो, इंडक्टिव जो है इसको याद करना बहुत आसान है, ठीक है। बेसिकली इंडक्टिव रीजनिंग क्या होता है कि जैसे मैं आपको एक बहुत छोटा सा एक समझाता हूँ। आई से इसमें इंडक्टिव में इन आ रहा है ना, तो इसमें जो आई है आप उससे इंडिकेट कर लो इन्वेंशन, यानी कि आविष्कार, ठीक है, ठीक है। और एन से याद रखो, जैसे न्यूटन ने आविष्कार किया था, न्यूटन को जानते होगे सब। जी सब जानते हैं। हाँ, तो इसने क्या, हाँ, कौन सी थ्योरी दी थी इन्होंने, मतलब कौन सी थ्योरी दी थी? ग्रेविटेशनल अपोजिट रिएक्शन। हाँ, वो तो भाई लॉज हो गए ना, 3 लॉ हैं, ठीक है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, और ये तो थर्ड लॉ बता रहे हो आप, ठीक है। तो ये ग्रेविटेशन का इन्होंने बेसिकली ग्रेविटेशन के बारे में बताई थी। लेकिन अच्छा, आप सब संस्कृत से, कौन कौन संस्कृत से, मतलब सभी संस्कृत से, कुछ योग वाले बच्चे भी होंगे, है ना। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं थोड़ा दर्शन भी पढ़ा है मैंने, तो मैं इसलिए पूछ लेता हूँ कि जो जैसे न्यूटन ने ग्रेविटेशन के बारे में बताया, तो क्या संस्कृत के कोई दार्शनिक है जिन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पहले बता दिया था? कोई बताएगा? सर पता है पर नाम याद नहीं आ रहा। अच्छा, और किसी को याद है? अच्छा, आपने वो पढ़ी है, तर्क संग्रह तो पढ़ी होगी? हाँ सर, तर्क संग्रह पढ़ा हुआ है। लॉगा भास्कर। नहीं भाई, अन्नम वो तो अर्थ संग्रह हो गई, जो लोग हाँ, अन्नम भट्ट। देखो, हाँ, ये एक चीज मेरे को बताओ, वैशेषिक दर्शन पढ़ा किसी ने? हाँ जी, वैशेषिक पढ़ा है, जो न्याय के समांतर चलता है, थोड़ा सा अलग है बस। तो थोड़ा पार्ट पढ़ा है। हाँ, तो इसके प्रणेता कौन है? आप ये कह रहे होगे भाई ये कैसा बंदा है, ये लॉजिकल रीजनिंग में संस्कृत पढ़ा रहा है। उनको जो हैं? अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ, मेरे को एक बार जवाब दीजिए कि वैशेषिक जो दर्शन है इसके प्रणेता कौन है, ये बता दीजिए। देखो, कणाद ऋषि का नाम सुना होगा आपने। जी, कणाद। हाँ, तो उन्होंने, मतलब जो न्यूटन जी ने जो ग्रेविटेशन के बारे में बताया, उस कहीं मतलब कई साल पहले तो इन्होंने बता ही दिया था ग्रेविटेशन के बारे में, गुरुत्वाकर्षण के बारे में, है ना। गुरुत्व, द्रवत्व सुना होगा आपने जब हम पढ़ते हैं ये। हाँ ना। जी हाँ, वो 9 द्रव्यों की उसमें बात करते हैं। हाँ, मैं इसलिए बता रहा था ताकि आप लोगों को ये क्योंकि न्यूटन से लिंक कर रहे हैं ना, क्योंकि ग्रेविटेशन है, इसलिए मैंने ये बात छेड़ी यहाँ पे, ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो बेटा मैं बताना चाह रहा था कि जो इंडक्टिव रीजनिंग है वो क्या है, वो समझा देता हूँ, ठीक है। इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है कि जनरली जब हम एक मतलब एग्जाम्पल्स को देखते हैं, ठीक है, और उन एग्जाम्पल्स के थ्रू जब हम कोई थ्योरी बनाते हैं, तब वहां पे इंडक्टिव रीजनिंग होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, मैंने बोला कि राम इज मोर्टल, इसी एग्जाम्पल से समझा दूंगा क्योंकि अभी यही चल रहा है दिमाग में भी अच्छे से, है ना। और दूसरा है श्याम इज मोर्टल, ठीक है। तीसरा क्या है, ये 2 स्टेटमेंट हुई, तो एक कंक्लूजन आपने निकाला, ये प्रेमाइस 1 हो गई, ये प्रेमाइस 2 हो गई, इसके आधार पर आपने कंक्लूजन निकाला कि भाई ऑल मेंस आर मोर्टल। तो आपने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर आपने क्या किया कि आपने एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट को उठाया, यानी कि ये एग्जांपल्स देखे आपने, ठीक है, कि भाई दुनिया में क्या चल रहा है, कि दुनिया में भाई हर आदमी मर रहा है, मतलब आपने देखा कि भाई ये बंदा भी मर रहा है, ये भी मर रहा है, ठीक है। इसके आधार पर आपने एक कंक्लूजन सेट किया, एक थ्योरी क्रिएट की अपने माइंड में, मरता है, यानी कि आप क्या कहें, स्पेसिफिक से जनरल पे गए आप। समझ में आ रही है कहानी? सर एक बार और बता दो सर, थोड़ा सा सर इसमें प्रमाइज और मतलब मैंने जैसे पढ़ा था वो मतलब हिंदी में पढ़ा था मैंने, इंग्लिश को मतलब काम करो भाई, सुनो मेरी बात, प्रेमाइस छोड़ दो,
ये याद रखो कि कोई दो स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, और उसी स्टेटमेंट को पी बोलते हैं, प्रमाइस बोलते हैं, ठीक है, P1 P2 और सी का मतलब ये हो गया कि इन दो स्टेटमेंट पर, यानी कि इन दो वाक्यों के आधार में एक फाइनल रिजल्ट निकाला, ठीक है, अब समझ में आ गया। तो ये हमारी दो स्टेटमेंट्स है, इसके आधार पर मैंने एक रिजल्ट निकाला। क्या निकाला कि भाई पहले मैंने बताया कि राम मर सकता है, श्याम मर सकता है, लेकिन मैंने एक स्टेटमेंट निकाला, अरे भाई हर व्यक्ति मर रहा है, तो यानी मतलब ये दोनों मर रहे हैं, तो इट मीन सभी मरते होंगे। समझ में आ रही बात क्या कह रहा हूं मैं? जैसे अच्छा, इसको और अच्छे से समझाता हूं। जैसे न्यूटन जी ने क्या देखा कि भाई सेब जो है वो नीचे गिर रहा है, तो उन्होंने, आपको क्या लगता है कि न्यूटन जी ने सेब देखा तभी उनके दिमाग में ग्रेविटेशन आया हुआ? उन्होंने और भी चीजें, जब आप और भी चीजें गिरा के देखी होंगी उस टाइम पे, है ना भाई? सही बात है। हाँ, एक ही एग्जांपल से थोड़ी ना आदमी एक थ्योरी बनाता है, दो तीन एग्जांपल सेट देखता है, एनालाइज करता है ना, कि भाई इनके बीच में क्या अंतर संबंध है। उन्होंने भाई पहले एप्पल को नीचे गिरा के देखा होगा, फिर केले को नीचे गिरा के देखा होगा, फिर देखा यार सारी चीजें नीचे गिर रही है, फिर खुद भी कूदे होंगे ऊपर से नीचे, ठीक है ना भाई? तो उन्होंने इसके आधार पर क्या किया, एक थ्योरी बनाई, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? यानी कि यहां पर एक बात मैं समझाना चाह रहा हूं कि पहले स्पेसिफिक राम की हमने स्टेटमेंट देखी थी, फिर स्पेसिफिक हमने श्याम की स्टेटमेंट देखी थी, फिर स्पेसिफिक से हमने एक जनरल स्टेटमेंट बना दी कि भाई सभी आदमी मर सकते हैं। यानी कि एक बात समझो, जो फाइनल रिजल्ट मैं इसका बता रहा हूं, एक मिनट में, हाँ, यहां से मतलब यानी कि एक बात यहां से हमें एक रिजल्ट निकल के आया जो समझ सकते हैं कि जब हमारा स्टेटमेंट स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाए, ठीक है, तो अब हमारा इंडक्टिव रीजनिंग होता है। कौन सा रीजनिंग होता है बच्चा? इंडक्टिव रीजनिंग होता है, ठीक है। समझ में आ गई कहानी इतनी? हाँ सर। अच्छा, अब मैं ये पूछ रहा हूँ किस किस को समझ नहीं आया ये बताओ। सर मुझे भी समझ नहीं आया। जी समझ में आया सर। अच्छा नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जिसको समझ नहीं आया बस वही बात करे। आपका नाम क्या है जिनको समझ नहीं आया बताइए? प्रियंका। ठीक है, और किसी को? मतलब सबको समझ में आ गया? मान लू ना सबको समझ में आ गया, बाकी ठीक है देखो बच्चे, मैं ये कह रहा था कि देखो, जैसे कोई दो स्टेटमेंट्स है, ठीक है, उन स्टेटमेंट्स के आधार पर हम एक फाइनल रिजल्ट निकालते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हम जी। हाँ, हम फाइनल रिजल्ट निकालते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि भाई शाम की मृत्यु, मतलब शाम की मृत्यु हो गई, ठीक है, अब हिंदी में बोल रहा हूँ, शाम की मृत्यु हो गई, और मैंने बोला फिर भाई कि शुभम की मृत्यु हो गई, ठीक है, जो कि होना ही है भाई, कभी ना कभी तो किसी सबकी होनी है, ठीक है। शाम की मृत्यु हो गई, शुभम की मृत्यु हो गई, ठीक है। इस इन दोनों की जिंदगी को देख कर मैंने एक फाइनल रिजल्ट निकाला कि भाई जब ये दो मर रहे हैं, यानी कि सभी आदमी मर सकते हैं। सही बात है? आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ प्रियंका? यहां जी तक समझ में आई आपको बात? जी। आपने क्या किया पहले, पर ये मैंने जो थ्योरी निकाली, इस टाइप का जो मैंने सिद्धांत निकाला, वो कैसे निकाला? मैंने शाम की जिंदगी को देखा, फिर शुभम की जिंदगी को देखा, फिर इन दोनों की जिंदगी को देखते हुए मैंने ये बात सब पे लागू कर दी, ठीक है। जी तो हुआ कि यानी कि जब हम सबसे पहले हम शाम की जिंदगी से फिर शुभम की जिंदगी पे आ रहे हैं, यानी कि स्पेसिफिक था। स्पेसिफिक का मतलब होता है व्यक्तिगत, ठीक है, स्पेसिफिक का मतलब होता है व्यक्तिगत, यानी कि व्यक्तिगत से हम सामान्य की ओर आ रहे हैं, ठीक है। हिंदी में मैं समझा रहा हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जी
जब हम व्यक्तिगत से यानी कि स्पेसिफिक से जनरल की तरफ आए, सामान्य की तरफ आए, तब समझ जाना कि इंडक्टिव रीजनिंग होती है। कौन सी रीजनिंग होती है? इंडक्टिव। हाँ, यानी कि हम जनरल एग्जाम्पल से, जनरल उदाहरणों से, ठीक है, हम एक थ्योरी क्रिएट करें, थ्योरी इन्वेंट करें, तब वहां पे इंडक्टिव रीजनिंग होगी। इसको याद करने का तरीका क्या है? आई से याद रखना, इन्वेंशन। जब हम कुछ इन्वेंट करें तब वहां पे इंडक्टिव रीजनिंग होगी। यहां तक बात क्लियर हुआ? जी। हाँ, अब तो किसी को दिक्कत नहीं है ना? जल्दी कनेक्ट करो। पता नहीं क्या हो रहा है, जल्दी कनेक्ट। अरे खोलो, मेरा हॉटस्पॉट ऑन है बहन। ये सब मेरे एसी से तो कनेक्टेड है कि यूजर से। पर तुम्हारे से पता नहीं कैसे डिस्कनेक्ट शायद कुछ नहीं होगा ऐसा। तुम्हारे लॉस्ट होने से कुछ नहीं होगा। अरे लॉस्ट होने से कुछ नहीं होगा, बट रिकॉर्डिंग तो बीच में रुक गई ना। अब क्या करूं मैं? कोई चीज पहले से सिद्ध हो रखी है, फॉर्मूले सिद्ध है, तभी तो आप उस फॉर्मूले पे विश्वास करके आंसर निकाल दे रहे हो। सही बात है? हाँ। जैसे कि अगर मैं एक फॉर्मूले की बात करूं, जैसे बेसिक पूछता हूँ, जैसे कुछ नहीं पूछूंगा। जैसे एरिया ऑफ सर्कल आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो आप जानते हो इसका क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर। हाँ, अब आप लोग इस फॉर्मूले पे विश्वास करते हो ना कि हाँ भाई, अगर मैंने सॉल्व कर दिया तो इससे एरिया ऑफ सर्कल निकल जाएगा। करते हो ना विश्वास? हाँ। है ना? यानी कि कोई चीज पहले से सिद्ध है, मतलब पहले से थ्योरी जनरेट हो चुकी है, ठीक है, और उस थ्योरी से हम क्या कर रहे हैं? उस थ्योरी से ही आसपास की चीजों में उस थ्योरी को घटा कर देख रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रही कहानी क्या कह रहा हूं? यानी कि हमें पहले से ही फॉर्मूला दे रखा है, अब मैं उस फॉर्मूले से कोई स्टेटमेंट को सॉल्व कर रहा हूं, मतलब कोई सिचुएशन को सॉल्व कर रहा हूं और आंसर फाइनल निकाल रहा हूं। ठीक है, तो जब ऐसा हो तो इसे हम डिडक्टिव रीजनिंग बोलते हैं। यानी कि ऑलरेडी जो हमें चीजें, हमें एक स्टेटमेंट पहले से ही पता है, इसमें हम कोई इन्वेंशन नहीं कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? इसमें ना कोई हम क्रिएशन कर रहे हैं, यहाँ पे ऑलरेडी हमें पहले से एक थ्योरी मिल चुकी है। अब उस थ्योरी को घटाकर हम क्या कर रहे हैं? आंसर की ओर बढ़ रहे हैं। समझ में आया? एक बार अगर आपको नहीं समझ में आया तो बोल सकते हो, फिर मैं इसको और एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। मैं पूछ रहा हूँ, कोई हाँ, एक बार और समझा दीजिए। हाँ ठीक है, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए, एग्जांपल है वही जो इससे पहले लिया था, उसी से ही मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ऑल मैन आर मॉर्टल, ठीक है, सो देयरफॉर राम इज मॉर्टल,
Sham is mortal. तो देखो हमें पहले ये स्टेटमेंट दे रखी है। अब ये जो स्टेटमेंट है ये एक तरीके की थ्योरी है कि भाई सभी आदमी मरते हैं, ठीक है। यानी कि ये जनरलाइज स्टेटमेंट दे रखी है कि भाई सभी आदमी मरते हैं। अब इस स्टेटमेंट को आपने अलग अलग लोगों पे घटा के देख, शुभम पे घटाया तो आपने कहा कि हाँ भाई यार ये तो मतलब सही कह रहा है ये व्यक्ति कि भाई सभी लोग मरते हैं, तो राम भी मर गया, श्याम भी मर गया, शुभम भी मर गया। यानी कि समझ रहे हो मेरी बात क्या कहना चाह रहा हूं कि जब जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाए वहां पे डिडक्टिव रीजनिंग होती है। यानी कि यहां से एक दो बातें निकल गई कि जो लॉजिकल रीजनिंग है उसमें जो इंडक्टिव रीजनिंग है उस वो क्या है और डिडक्टिव रीजनिंग क्या है। जब हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाएं तो हमारा इंडक्टिव रीजनिंग होगा, ठीक है। और जब हम जनरल से स्पेसिफिक की ओर जाएं तब हमारा डिडक्टिव रीजनिंग होगा। क्लियर हुई बात? ये जो अभी मैंने बताया उसका ये रिजल्ट है। क्लियर हुआ? बताओ मेरे को। जी। हाँ ठीक है, यहां तक बात आपको क्लियर हुई? हाँ अब मैं आपको कुछ और चीजें बताना चाहूंगा क्योंकि पेपर में जो आता है वो मैं बताऊंगा कि यहाँ से बेसिकली क्या क्या चीजें पूछी जाती है, ठीक है, इस जगह से, ठीक है। 3 पॉइंट्स जो यहाँ पे मैं अभी पहले इंडक्टिव रीजनिंग के कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ और वैसे ही मैं डिडक्टिव रीजनिंग के कुछ पॉइंट्स लिखूंगा। ठीक है, देखो इंडक्टिव रीजनिंग का जो पहला है कि इंडक्टिव रीजनिंग इज जनरेटिंग। ये क्या करती है? सिद्धांत को जनरेट, सिद्धांत का निर्माण करती है, ठीक है। आप हिंदी में भी लिख सकते हो, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, लेकिन अगर आप कहोगे तो आप लिख सकते हो सिद्धांत का निर्माण, ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है? ये बॉटम अप अप्रोच है। बॉटम अप अप्रोच का मतलब क्या होता है वो बता देता हूं। बॉटम अप का मतलब है नीचे से ऊपर की ओर जाना, ठीक है। जैसे कोरोना हुआ, ठीक है, तो कोरोना के टाइम पे क्या था कि पहले सिर्फ लोगों ने ये पता किया कि अच्छा ये वायरस है, फिर धीरे धीरे नाम उन्होंने बनाया, मतलब उसकी संज्ञा की, ये वायरस कोरोना, इसको लोग जाने। फिर उसके बाद धीरे धीरे उस पर और रिसर्चेस हुई कि भाई इसको खत्म कैसे करें, ठीक है। यानी कि एक नीचे से वो बिंदु रूप में स्टार्ट हुआ, फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे ऊपर तक बढ़ता गया और ऊपर तक इसकी रिसर्च मतलब ज्यादा से ज्यादा होने लगी। मतलब बिंदु से स्टार्ट हुआ था नीचे से, लेकिन जैसे जैसे इस पे रिसर्च नीचे से ऊपर ऊपर तक जाने वाली जो अप्रोच है उसे इंडक्टिव कहते हैं। यानी कि बॉटम अप, इसे हम क्या कहेंगे बच्चे? इंडक्टिव रीजनिंग कहेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो आप लोग याद रख, इसको दिमाग में रखना। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि जो इंडक्टिव रीजनिंग है वो किस तरीके की अप्रोच है? बॉटम अप अप्रोच है या फिर टॉप टू बॉटम, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। समझ में आ रही बात? और एक चीज और है इसमें, नॉन टू अननोन, ठीक है। मतलब हमें पता है, हम पता हुई चीजों से मैं इसका वो बताता हूँ, एक देखो, एक मिनट, इसमें क्या होता है।
मतलब जैसे हमें पता है कि भाई हमने देखा, जनरली सब देखते हैं कि सेब नीचे गिरता है, तो ये हमें पता था, लेकिन इसी पता हुई चीज से हमने एक ऐसी थ्योरी जनरेट की जो हमें बिल्कुल नहीं पता थी, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। यानी कि नॉन टू अननोन की बात हो गई ना यहाँ पे। ये एक तो हमको पता है कि भाई सेब भी गिरता है, आम भी गिरता है, सब कुछ गिरता है, ठीक है, लेकिन हमने कभी उतना ज्यादा से ज्यादा हमने उसको उतना सही तरीके से देखा नहीं, सूक्ष्म तरीके से देखा नहीं। लेकिन हमने क्या किया, एक थ्योरी बनाई इसी चीज से कि भाई अगर आम गिर रहा है, एप्पल गिर रहा है, उससे हमने एक थ्योरी बनाई जो हमें पता नहीं थी, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कह सकते हैं। यानी कि ये जो इंडक्टिव रीजनिंग है, ये क्या करती है, नॉन से अननोन की तरफ जाती है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई? जी हाँ, ठीक है। या फिर एक और पॉइंट आता है इसमें, स्मॉल टू लार्ज, मतलब छोटे बिंदु से शुरुआत होगी पर एक बड़ा रूप बाद में जाके ले लेगी। जैसे पेड़ देखा आपने, है ना, पेड़ में क्या होता है, बीज होता है, बीज से फिर एक बड़ा पेड़ बन जाता है। ऐसे ही इंडक्टिव रीजनिंग में सेम टू सेम इसी तरीके से इंडक्टिव रीजनिंग होती है, जिसके अंदर हम छोटे बिंदु से बड़ी बिंदु की तरफ जाते हैं। ठीक है, जी आप लिख सकते हो ये सब चीजें, और ये लिखना भी है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, एक मिनट रुको। यहाँ पे आप लिखिए, एक तो अभी मैंने बताया था कि जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं, कि है ना, इसका एग्जाम्पल से आप याद रखोगे इसको अच्छे से। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका लार्ज टू स्मॉल। जैसे यहाँ पर स्मॉल टू लार्ज था, वैसे इधर क्या होगा, लार्ज टू स्मॉल, मतलब इसका अपोजिट हो जाएगा, इसका विपरीत हो जाएगा, है ना। और इसमें क्या था, टॉप डाउन अप्रोच हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा टॉप डाउन अप्रोच। और बाकी अच्छा, इसके अंदर एक चीज है कि जो यहाँ पे जो मतलब जो जनरल से जब आप स्पेसिफिक पे जाते हो, तो ये जो जनरल होता है ना बच्चे, ये प्रूव्ड थ्योरी होती है, मतलब ऑलरेडी आप विश्वसनीयता होती है कि हाँ भाई आप मतलब जो थ्योरी से आप स्पेसिफिक की तरफ जा रहे हो उसमें विश्वसनीयता है। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इंडक्टिव रीजनिंग में आपको विश्वसनीयता मिले, कि जरूरी नहीं है कि आप एग्जाम्पल से, उदाहरणों से कोई सिद्धांत भी नया बनाए, जरूरी नहीं है इंडक्टिव में। लेकिन डिडक्टिव में तो पक्का है कि आप जनरल से स्पेसिफिक में जाते, और जो जनरल स्टेटमेंट है, यानी कि जो थ्योरी आपकी बनी है, वो 100% प्रूव्ड थ्योरी है। यहां तक बात क्लियर हुई? हेलो, ठीक है, यहां तक बात हुई? एक मिनट रुकना। ठीक है, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं पूछूं कि अभी हम आगे बढ़ेंगे, तो ये बता दीजिए किसको यहाँ तक समझ में आ चुका है। हेलो, मुझे याद है, समझ ठीक है, आ रहा है सर। ठीक है, तो अभी हम आगे की तरफ बढ़े। जी, ठीक है, एक मिनट ना बस। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को देता हूँ, क्योंकि आप क्वेश्चंस करेंगे तो थोड़ा सही रहेगा, है ना। तो हो गया, ठीक है। एक मिनट, मैं आपको एक ग्रुप में भेज रहा हूँ क्वेश्चंस कुछ।
एक मिनट ना। तो आप लोग अभी कर सकते हैं या फिर बताइए, मतलब बाद में करेंगे? पूछ रहा हूँ मैं आपसे, या हम आगे बढ़े थोड़ा सा? मेरी आवाज आ रही है? हेलो, ठीक है। अच्छा ठीक है, एक मिनट ना। ठीक है। मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, आप लोगों को पहचानना है कि ये कौन से रीजनिंग का है, ठीक है? या तो लॉजिकल का होगा या फिर डिडक्टिव का होगा। पहला क्वेश्चन तो यही पूछ लेंगे, ठीक है, जो क्वेश्चन बनना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि मान के चलिए मैंने एक प्रीमाइस दिया, दो प्रीमाइस दे रहा हूँ, ठीक है? जैसे मैंने बोला गीता इज ब्यूटीफुल, ठीक है? और एक दिया मैंने गीता इज ब्यूटीफुल, ओके। एक और प्रीमाइस। अच्छा, प्रीमाइस जो है ना, मतलब जो प्रीमाइस है यानी कि जो स्टेटमेंट्स है, जरूरी नहीं है कि वो दो ही हों, और एक कभी हो नहीं सकती है। हाँ, क्वेश्चंस ऐसे भी बनते हैं, कभी कभी प्रीमाइस के ऊपर क्वेश्चन ये बनता है कि क्या प्रीमाइस अकेला ही हो सकता है? तो याद रखना, कभी सिंगल प्रीमाइस नहीं होगा, क्योंकि अगर आप कोई कंक्लूजन निकालते हो, मतलब अगर आप कोई रिजल्ट निकालते हो किसी चीज का, मतलब किसी चीज को मत बोलो इसमें, अगर आप कोई मतलब किसी में कोरिलेट करते हो या किसी के बीच में अंतर निकालते हो, हिंदी में बोल रहा हूँ, अंतर निकालते हो, तो अंतर निकालते वक्त कितनी स्टेटमेंट होनी चाहिए? एक होनी चाहिए, दो होनी चाहिए, या फिर उससे ज्यादा भी हो सकती है? कोई बताएगा? ज्यादा डिफरेंस तो दो से ज्यादा, दो एक से ज्यादा के बीच में निकल सकता हाँ, है। एक से ज्यादा के बीच में हमारा डिफरेंस होता है ना? बिल्कुल सही बोला। तो याद रखना, जो प्रीमाइसिस होते हैं वो एक से ज्यादा होंगी, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, ठीक है? तो अभी क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये तीन प्रीमाइस वाला है, इसलिए मैं पहले बता दूं, सीता इज ब्यूटीफुल, ठीक है? अब इसका जो कंक्लूजन क्या होगा भाई? ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। कौन बताएगा कि किस टाइप की रीजनिंग है? इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजन। अच्छा, कैसे पता चला इंडक्टिव रीजनिंग है ये? जनरल स्पेसिफिक तो जनरल जा रही ना। स्टार्टिंग में प्रीमाइसेस है और लास्ट में कंक्लूजन किया है ना, इसीलिए इंडक्टिव है। अच्छा, आपने ये नोट किया, ठीक है। पर कभी कभी क्या होता है कि हमें ना जरूरी ऐसे लिखा नहीं हुआ होगा, P1 P2 P3, कभी कभी ऐसे दे देंगे, तो आप इस चीज को देख के मत करना कि भाई नीचे कंक्लूजन लिखा है तो इसलिए इंडक्टिव होगा, ठीक है? अब कभी कभी क्वेश्चन आप देखोगे ना, जब करोगे, मैं भेजूंगा आपको इसके, जो जितना भी पढ़ा है मैं उससे आपको एक क्वेश्चन भी भेजा करूंगा, तो आप देखोगे कि उसमें जरूरी नहीं है कि कंक्लूजन भी लिखा हुआ हो। समझ रहे हो? ये तो अच्छा कि आपने ये बताया। आगे चलते हैं, ठीक है? हाँ, एक और है क्वेश्चन, ठीक है, ये हो जाएगा, एक मिनट। अच्छा हाँ, ठीक है, ये आप लोगों ने समझ लिया। मैं एक चीज और आपसे बताना चाह रहा था कि ये जो कंक्लूजन वाला जो है ना, ये जो आर्ग्यूमेंट्स मैंने आपको बताए, इनका यूजेस कहाँ कहाँ पे होता है लॉजिकल रीजनिंग में? एक तो आपको सिलोजिज्म में भी दिखने को मिलेगा। पता है आपको सिलोजिज्म क्या होता है? हेलो, नहीं।
पर, ठीक है। तो अभी भूल जाओ, जब जैसे मैं बताता रहूंगा आपको उस तरीके से फिर हम लोग करते रहेंगे, ठीक है। हाँ, को एक मिनट, इसके क्वेश्चंस या मैं क्लास के बाद भेजूंगा, क्योंकि अभी मेरे को ना एक दो जगह पे मैंने कर रखे थे, फोन में भी है, मैं भेज दूंगा आपको इसका, एक बार ये देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है। हाँ, मैंने एक चीज और आपको पढ़ानी थी जो इसी के अंदर थे, एक जो पॉइंट्स मेरे को लग रहा है बताने वाले हैं वो मैं बता के चलता हूँ, ठीक है ना। एक मिनट की क्वेश्चंस भेजूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे क्या क्या पूछा गया है। हाँ, एक क्वेश्चन ये था मेरा जो मेरे को दिमाग में आ रहा है, ये क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ है इसलिए पूछ रहा हूँ, ठीक है। जैसे स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जब हम जाते हैं, तो अभी आपने बताया था कि स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जा रहे हैं, तो अभी जो क्वेश्चन दिया था वही दिया था, ये इंडक्टिव रीजनिंग हो गया, ये तो ठीक है। बट एक मेरा क्वेश्चन है, कोई बताएगा तो फिर बताना, कि जब हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो हमारा जो रिजल्ट होगा क्या वो 100% प्रूव्ड होगा या फिर 50% हो भी सकता, नहीं भी हो सकता है। हेलो, क्वेश्चन समझ में आया? जी भैया, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक, हाँ, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, यानी कि इसका जो रिजल्ट होगा वो किस पे बेस्ड होगा, प्रोबेबिलिटी बेस्ड होगा, संभावना पे आधारित होगा, है ना। जी यानी कि संभावना पे आधारित इसका रिजल्ट होगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ये था कि जब हम जनरल से स्पेसिफिक की ओर जाते हैं, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, डिडक्टिव बोलते हैं। अच्छा, जो मैं ये आपको डिडक्टिव, बच्चे इंडक्टिव और डिडक्टिव बता रहा हूँ ना, ये आपको रिसर्च वाली यूनिट जब आप पढ़ोगे ना उसमें बहुत काम आएगा आपको ये, क्योंकि वहां पे एक आता है टॉपिक इंडक्टिव रिसर्च और एक आता है डिडक्टिव रिसर्च। इसीलिए अभी जो समझा रहा हूँ ना, ये मतलब ये चीजें आपको और भी यूनिट्स में काम आने वाली है। समझ में आ रही है बात क्या कह रहा हूँ? जी जी हाँ जी सर। हाँ, तो इसको अच्छे से समझ जाओ, वैसे समझ में आ गया होगा मुझे लगता है, क्योंकि आप लोग आंसर दे रहे हो, तो आंसर से समझ में आ रहा है कि आप लोगों को समझ में आ चुका है। अच्छा प्रियंका, आपको समझ में आ रहा है? नहीं, क्योंकि मुझे अभी नहीं आया। हाँ तो भाई आप बोलो ना, मैंने पूछा बोली तब आप। लेकिन हेलो, हाँ, हाँ, आपको क्या समझ नहीं आ रहा है ये बताइए मेरे को। वो नेटवर्क कट गया था ना तो समझ नहीं आया जो आप अभी बोल रहे थे। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ठीक ठीक है। हाँ, आपको क्या समझ नहीं आया, कहाँ से नहीं आया, आपका नेटवर्क कहाँ पे कटा था, मतलब किस, तो फिर मैं उसी के हिसाब से समझाता हूँ, बताइए। हेलो, अभी जो दूसरा समझा रहे थे ना उस टाइम नेटवर्क कट गया था। ठीक है। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मतलब आप रहना अभी, आप म्यूट मत करना। ये तो आपको क्लियर हो गया ना कि इंडक्टिव रीजनिंग क्या होता है और डिडक्टिव रीजनिंग क्या होता है, ये आपको क्लियर है ना, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। जी जी सर। एक्चुअली जिसको अगर प्रॉब्लम है वो बात कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें सबको लेके चलना है, ठीक है ना। अभी ये जी सबके लिए बेसिक क्लास है, बेसिक समझने बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखो, इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, कि जब हम स्पेसिफिक से जनरल की ओर जाते हैं, तो स्पेसिफिक बोले तो प्रियंका जी आप बताइए, स्पेसिफिक का मतलब यहाँ पे क्या है? हेलो, पता नहीं। हाँ, स्पेसिफिक का मतलब ये है कि जब हम व्यक्तिगत रूप से उदाहरणों को देखें, जैसे कि भाई मैंने बोला कि गीता सुंदर है, क्या बोला मैंने, गीता सुंदर है, ठीक है। तो जी अभी मैं व्यक्तिगत किसके बारे में बोल रहा हूँ, गीता के बारे में।
हाँ भाई देखो प्रियंका जी, जब तक आप मेरे को ऐसे रिप्लाई नहीं दोगे तो मैं कैसे समझूंगा कि आपको समझ में आ रहा है। इसलिए जी आपको, सर, गीता के बारे में। हाँ गीता के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है। अब मैं व्यक्तिगत रूप से गीता के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ कि फिर मैंने बोला सीता इज ब्यूटीफुल, फिर रीता इज ब्यूटीफुल, ये भी बोला, ठीक है। ठीक है, तो जी यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने एक जनरल कॉन्सेप्ट बना दिया कि भाई ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, मतलब सारी लड़कियां जो है वो सुंदर है, ठीक है। जी हाँ, तो देखो मैंने क्या किया कि मैं व्यक्तिगत से सामान्य की ओर गया। समझ में आ रही बात, व्यक्तिगत गीता भी गर्ल्स को मैंने कवर अप कर दिया, जी है ना। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या ये सही बात है कि अगर गीता सुंदर है, रीता सुंदर है, सीता सुंदर है, तो क्या सारी लड़कियां सुंदर होंगी? आप सोचो भाई। देखो मैं नहीं बोल रहा, गीता प्रियंका जी बोलेंगी, बताइए। नहीं। हाँ देखो भाई, इन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया कि सारी लड़कियां सुंदर नहीं होती हैं, ठीक है। जी ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, ये संभावना पे आधारित है ना। जी यहाँ संभावना है कि भाई ये हो भी सकता है और नहीं भी नहीं हो भी हो सकता। सकता। हाँ, तो ये किस टाइप की रीजनिंग हुई? इंडक्टिव रीजनिंग हुई। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि क्वेश्चन ये आता है कि जो इंडक्टिव रीजनिंग है उसके अंदर जो आउटकम्स है वो किस पे बेस्ड होता है? संभावना पे आधारित होता है या फिर मतलब क्या बोलते हैं ऑलरेडी प्रूव्ड, यानी कि जो संभावना पे आधारित होता है या फिर निश्चित तौर पे फाइनल रिजल्ट निकलता ही निकलता है। तो याद रखना प्रोबेबिलिटी बेस्ड रिजल्ट होता है इसका, यानी कि संभावना जी पे आधारित रिजल्ट होता है इसका। हाँ हो क्लियर गया। हुआ यहाँ पे? मेरे को थोड़ा सोच सोच के बोलना पड़ रहा है हिंदी, क्योंकि मैंने इंग्लिश में जी पढ़ा है सब कुछ। हाँ तो सॉरी, मतलब आपको लग रहा होगा कि भाई कैसे बोल नहीं, रहे ऐसे हैं। नहीं ठीक होता है। है, हाँ ठीक ठीक है ठीक है। अच्छा मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैं काफी तेज पढ़ा रहा हूँ या स्लो, मतलब ठीक सही चल रहा है, ये पूछ रहा ठीक हूँ। पढ़ा रहे हैं। ठीक है ठीक है। हाँ अब देखिए, ये तो इंडक्टिव हो गया, अब आते हैं हम, क्या हो गया भाई, डिडक्टिव रीजनिंग। हाँ हम बात करते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। तो इसमें प्रियंका जी आपको ये मैं बता रहा था क्योंकि आपको नहीं समझ में आ रहा था, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ आपसे, जी ठीक है। हाँ यहाँ पर क्या होता है, डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है बताइए। आपने कहा था कि आपको ये समझ में आ चुका है, इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। हेलो, हाँ हाँ बताइए डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है। नहीं पता आपको? नहीं। अच्छा नहीं पता, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बोला, हाँ मैंने एक ऐसे ही एक स्टेटमेंट लिया कि पृथ्वी से अगर मैं कोई सामान को गिराता हूं तो वो भूमि पर गिरता है। मैंने एक ये ऐसे ही एक मतलब जी एक स्टेटमेंट लिया कि भाई अगर मैं कुछ भी ऊपर से गिराऊंगा तो वो भूमि पर गिरेगा, और ये सच सच बात है कि नहीं है? सही है। सही है, ठीक है। तो मैंने, ये तो एक जनरल स्टेटमेंट हो गया, मतलब एक सामान्य स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। लेकिन मैंने इसी जो सामान्य जो ये स्टेटमेंट है, यानी कि जो सामान्य सिद्धांत है कि कोई भी चीज मैं नीचे गिराऊंगा तो वो गिर जाएगी, तो मैंने क्या किया, ये मैंने मतलब बहुत सारे उदाहरणों में घटाने की कोशिश की। जैसे कि मैंने केले के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, केले को मैंने नीचे गिराया, आम को नीचे गिराया, तो ये घट रहा है ना। जी हाँ तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब हम जनरल से, पहले एक बात, फर्स्ट पहली चीज आप ये याद रखिए कि जब हम जनरल से सामान्य के पास जा रहे हैं, यानी कि सॉरी उल्टा बोल दिया, जब हम जनरल से स्पेसिफिक की ओर जा रहे हैं, ठीक है, यानी जी कि सामान्य तो डिडक्टिव रीजनिंग होती है, आप ये बात समझिए, ठीक है। और दूसरी चीज, जब हम जनरल से स्पेसिफिक की ओर जाते हैं तो हमारा जो आंसर होता है ना वो 100%
प्रूव्ड होता है, ठीक है। प्रूव्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? मेरे दिमाग में आंसर शब्द नहीं आता। हाँ, वो सिद्ध होता है, मतलब वो जो चीज होती है वो सिद्ध होती है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुई? मुझे लगता है अभी टाइम क्या हो रहा है, मैं अभी इतना ही करा दूं, क्योंकि अभी कुछ बच्चों को समझ में भी आ रहा है और कुछों को नहीं भी आ रहा है। तो मैं चाहता हूं कि पहले आप यहाँ तक समझ के रखिए। हेलो, है ना? मैं आगे बढ़ जाऊं, फिर कुछ बच्चों को समझ में आए, कुछ किसी को नहीं भी समझ में आए तो दिक्कत होगी। मैं आपको क्वेश्चंस भेजूंगा, ये बात याद रखना, और क्वेश्चन जरूर करने हैं आपने, जी। ठीक है। तो प्रियांशु जी यहीं तक करें फिर? जी सर। हाँ जी, हाँ जी, ठीक। थैंक यू सो मच सर। जी, थैंक यू सो मच। हाँ, थैंक यू सर। अच्छा, अब मैं पूछा था ये मतलब मीटिंग कैसे आप करेंगे कैंसिल, या फिर मैं कर दूं? जी जी, अगर आपको लेफ्ट होना है तो कर लीजिए, मुझे थोड़ा सा बात करना है। अगर आप जी 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 रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं। जी जी जी, ओके, थैंक यू। थैंक यू। तो आप लोगों ने हमारी डेमो क्लास देखी संस्कृत से रिलेटेड एंड योगा से रिलेटेड दोनों, और फर्स्ट पेपर से भी रिलेटेड, ठीक है। तो अगर आप लोगों को डेमो क्लास पसंद आया है और आपको अच्छा लगा है और आपको लग रहा है कि हमें आपको हमारे साथ जुड़ना चाहिए, आगे की क्लासेस करनी चाहिए, तो आप लोग रजिस्टर लिंक जो हमने भेजा है उसके थ्रू आप रजिस्टर कर सकते हैं। और जिस तरह से आपने डेमो क्लास में देखा कि फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर की भी प्रॉपरली जिस तरह से पढ़ाया गया उसी तरह से आगे भी आपकी उसी तरह से क्लासेस चलेंगी, ठीक है। विद PYQs आपको जिस तरह से समझाना चाहिए, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो अगर आपको क्लासेस अच्छी लगी तो आप रजिस्टर करिए, और 15th ऑफ जनवरी से आपकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगी, जिसकी टाइमिंग रहेगी 8 से 10 बजे तक। आपका सेकंड पेपर की टाइमिंग होगी 8 से 9:30 10 बजे तक, और आपकी फर्स्ट पेपर की एक क्लास चलेगी जो कि होगी 6 से 7 बजे तक। और अगर आपको कभी भी क्लास करने में, मैं सजेस्ट तो यही करूँगी कि आप रेगुलर लाइव क्लासेस अटेंड करें, जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। लेकिन इफ़ कभी आपके साथ कोई इमरजेंसी आ जाती है, आप नहीं कर पाते हैं, तो आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर भी होंगे, आप उसको गो थ्रू करके जो भी लेक्चर है आप वो सुन सकते हैं, ठीक है। और किसी को कोई डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हैं। मैम संडे को भी क्लास होगी या ऑफ होगा? नहीं नहीं, क्लासेस आपकी 5 दिन की रहेगी, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे में आपके टेस्ट वगैरह होंगे, और अगर रिक्वायर्ड हमें लगता है, जैसे कि आ रहा है एग्ज़ाम आने वाला है और लगता है कि हमें और क्लासेस लेनी चाहिए, तो वो भी हम स्केड्यूल करेंगे उस हिसाब से, ठीक है। क्योंकि आपका हमें पूरा सिलेबस आपका जो भी है फर्स्ट एंड सेकंड पेपर में दोनों ही कवर कराए जाएंगे विद PYQs, और सारे क्वेश्चन पेपर जिस तरह से पहले आए हुए हैं उस बेसिस पे आपको तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। ओके मैम, मतलब हम कैसे कह सकते हैं कि 6 से 10 तक क्लास होगी, पेपर 1 प्लस पेपर 2? या मतलब 7 से 8 आपको खाने पीने और इस 1 घंटे का रेस्ट रहेगा, जिसमें आप अपना लंच जी जी डिनर जी, वगैरह करेंगे, ठीक। ओके मैम, ओके, थैंक यू। ओके, और किसी को कोई डाउट है? मेरे को ये बोलना था, टाइमिंग का क्या बोल रहे हैं स्वराली जी? मैम आप एक बार फिर से बता सकती है क्या? या टाइमिंग है आपकी 6 से 7, जिसमें आपका फर्स्ट पेपर की क्लास होगी, और आपकी 8 से 10 के बीच में सेकंड पेपर की क्लास होगी। ओके, थैंक यू मैम। ओके, और किसी को मैडम कोई टाइम डाउट? चेंज हो सकता है? हेलो, हाँ 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 मैडम, जी, बोलिए। एक नारायण जी, आप टाइम पहले बोल लीजिए जी। टाइम टाइम चेंज हो सकता है क्या? क्योंकि हम जॉब करते हैं ना, तो वो टाइम नहीं मैच नहीं हो रहा है। हमको क्लास ज्वाइन करनी है मगर वो टाइमिंग ज्वाइन नहीं हो रहा, सर आपका एडजस्ट नहीं हो रहा है। टाइमिंग का क्या है, मतलब आप किस तरह से टाइमिंग चाह रहे हैं?